नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या 8 तारीख को जब 2 राज्य के चुनावी नतीजे आएंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मोदी युग समाप्त हो जाएगा? 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे, उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया जाएगा? या जो 8 तारीख के नतीजे आएंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नेता जो मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं या कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसकी उम्मीद पिछले 10 सालों में नहीं की जा सकती थी, वो सारे काम होंगे। इसी पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक। सर, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल कि 48 घंटे बाद 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे, उसके बाद अगर यही पैटर्न रहा जो एग्जिट पोल में दिख रहा है, तो क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर? देखिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं और जो सबसे बड़ी बात अब समझ में आ रही है, एक एग्जिट पोल का डाटा मैं अभी डिबेट में आने के पहले चेक कर रहा था कि कांग्रेस का वोट मिल रहा है कांग्रेस को 43 से 44% और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर वो 35 से 36%। मतलब जो 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो कांग्रेस के पास लगभग 45% वोट थे और भाजपा के पास लगभग 44% वोट थे। मतलब 1% का अंतर था। कांग्रेस के वोट 1.5-2% पूरे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुद्दे लोकल हो जाते हैं। कई पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ती, छोटी मोटी पार्टियां इंडिपेंडेंट भी होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर उसमें 36% दिखा रहा है। मतलब मोटा मोटी 8% वोटों में गिरावट हुई है लोकसभा चुनाव के मुकाबले। ये 121 दिनों का अंतर है। अच्छा, मोदी युग क्यों खत्म हो रहा है? उसका कारण है, मोदी युग के खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि याद करिए, यही नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5-6 महीने तक लगातार होता था, नारा लगता था अब की बार 400 बार। वो 400 से सीधे समेट के आ गए, अपने तो आगे 240 पे और गठबंधन पहुंचा 295 पर। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी कि मोदी युग अब कमजोर पड़ रहा है। लेकिन हरियाणा के नतीजे अगर इस तरह से आते हैं और जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल में बता रहा कि श्रीनगर कश्मीर वैली में तो खाता ही नहीं खुलेगा। और इन्होंने कहा कि कश्मीर में उन्होंने इतना विकास किया है और कश्मीर वैली में अगर एक भी सीट नहीं मिल रही है, इसका मतलब वहां पे आधी आबादी में ये का बहुसंख्यक आबादी का दिल जीतने में ये नाकामयाब हुए हैं। समझिए चीजों को। अभी तक क्या होता था कि 2013 में नरेंद्र मोदी युग की शुरुआत होती है। जब नरेंद्र मोदी इस युग की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे वो मोदी जी को ताकत मिलती है, क्योंकि भाई उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी थे, उस वक्त अरुण जेटली थे, उस वक्त सुषमा स्वराज थी, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान भी एक मजबूत नेता थे। मुझे याद है कि रमन सिंह बैठे थे मोदी जी के साथ और मोदी जी ऐसे करके पैर करके बैठे हुए थे और रमन सिंह दोनों पैर नीचे करके बैठे हुए थे और रमन सिंह उनके बगल में बैठ के वो एक पैर एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा के आराम से बैठे हुए थे। ये स्थिति थी 2013-14 में जब वो प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार, क्योंकि तीन दो दिग्गज अपने अपने राज्यों के नेता थे बड़े और बाकी दिल्ली का तो मैंने बता ही दिया। 2014 में मोदी जी अपने बलबूते पे सरकार बनाते हैं। उसके बाद मोदी मैजिक शुरू होता है राज्य की विधानसभाओं में कि हरियाणा में अप्रत्याशित रूप से भाजपा अपने बहुमत पे सरकार बना लेती है। इसी हरियाणा पे यहीं से मोदी युग की शुरुआत होती है। पहली बार विधानसभा में 90 में 47 सीट भाजपा पाती है और अपने बलबूते पे सरकार बनाती है और अचानक से नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। यहीं से पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की शुरुआत जी।
और उसके बाद धीरे-धीरे वाजपेयी अरे माफ कीजिएगा, आडवाणी, जेटली, सुषमा स्वराज और सब कमजोर पड़ते चले जाते हैं। तो ये लगातार पिछले 10 साल में हर छोटा फैसला नरेंद्र मोदी या अमित शाह ही लेते रहे। ऐसे हालात में अब देखिए, पिछली बार जब दिसंबर 2023 में 3 दिसंबर 2023 में 4 राज्यों के नतीजे आए थे विधानसभा चुनाव के, 5 राज्यों के, जिसमें 3 में भाजपा की सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश में इनकी दोबारा सरकार बनी थी। राजस्थान में इन्होंने विपक्ष से सत्ता पक्ष में आए थे और छत्तीसगढ़ में भी इनको बहुमत मिला था। लेकिन वहां पे भी क्या किया, तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री बना दिए। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह हटा के मोहन यादव को बना दिया। डॉक्टर रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी जगह नया मुख्यमंत्री। और सबसे चौंकाने वाला फैसला, वसुंधरा राजे को राजस्थान में हटाकर भजन लाल शर्मा को बना दिया। ये था मोदी युग। कहने को कई राज्यों में मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्य सचिव जो है दिल्ली का आदमी होता था और दिल्ली के पीएमओ के निर्देश पे वो सरकार के फैसले लिया करता है। अब उसमें पहला डेंट लगा है ये लोकसभा चुनाव। 303 खुद भाजपा की अपनी सीटें थी लोकसभा चुनाव में, वो घट के कहां पे आ गई, 240 पे। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। मोदी जी को अपनी सरकार चलाने के लिए नायडू पे और नीतीश। नीतीश कुमार पर निर्भर है। अभी कहीं मैं पढ़ रहा था कि मोदी जी को लग रहा है कि कहीं खतरा हो सकता है, तो डीएमके के स्टालिन से संबंध ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीतीश या नायडू में से कोई एक जाता है तो स्टालिन जी को, डीएमके चूंकि पूर्व में भी बीजेपी के साथ सरकार बना चला चुकी है, तो उस डीएमके को मतलब वो पुराने संबंधों का हवाला देके और डीएमके से रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो ये हो रहा, दूसरी तरफ लगातार इनकी पार्टी में नितिन गडकरी बहुत आक्रामक हो गए। हर मंच से बयान ऐसे दे रहे हैं, इन बयानों से वो कह रहे हैं कि नेता ऐसा होना चाहिए जो आलोचनाओं को हंस के स्वीकार करे, सोचे समझे, आलोचनाओं को स्वीकार करे और तमाम तरह के। और ये भी बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है, मुझे प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया था विपक्ष ने, लेकिन मैंने विपक्ष का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी एक बड़ी बात हुई, हमारे एक पूर्व सहयोगी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि व्यक्तिगत बातचीत थी। मैंने उनसे पूछा फोन करके, वो गुजरात और बीजेपी और आरएसएस को पिछले 40 साल से कवर कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि मोदी साहब और आरएसएस को बहुत करीब से जानते हैं। तो उनसे उन्होंने पूछा तो कहा वो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे, लेकिन जिस दिन परिणाम आया उस दिन उन्होंने कहा कि 3 कारण थे कि भाजपा 240 पे सिमट गई। क्यों? क्योंकि आपने एजेंसियों का दुरुपयोग किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया, पहली बात। दूसरी बात, विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेताओं को आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और उनके खिलाफ जांचें बंद करा दी। दूसरी बात ये बोली। तीसरी बात ये बोली कि नरेंद्र मोदी बार बार आके बता रहे हैं कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, पहली बार ऐसा हुआ जवाहरलाल नेहरू के बाद की कोई तीसरी बार बहुमत लेके आया है। नरेंद्र मोदी 52 का चुनाव, नेहरू जी 52 का चुनाव जीतते हैं, 57 का जीतते हैं, 62 का जीतते हैं, 64 में उनकी डेथ हो जाती है। तो नेहरू के बाद पहला ऐसा आदमी जो उसको 3 बार चुनाव, लेकिन तीनों बार नेहरू जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे। ये बात कहे 303 से 240 आए, तो नरेंद्र मोदी को एक भाजपा में एक
चिंतन करना चाहिए कि सोचना, एक विचार, एक मीटिंग करनी चाहिए थी भाजपा की कि आखिर हम कहाँ हमने गलती की, हम 303 से 240 आ गए। इन कारणों भाजपा के बुरे प्रदर्शन की जांच करने के लिए कमेटी बननी चाहिए थी, पहली बात तो वो नहीं बनी। और संघ और उनके बीच के ताल्लुकात को लेके कह रहे हैं कि ये, इसको मैं सच्चाई नहीं मानता हूं। लेकिन इसी बीच एक और सज्जन को मैं सुन रहा था, बड़े पत्रकार है, वो कहे कि आप याद कीजिए इस बार जब चुनाव के नतीजे आए तो नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई थी, एनडीए ये संसदीय संसदीय दल दल। की बैठक बुलाई थी। तो ये दो दिग्गज पत्रकार, नाम नहीं ले सकता हूं दोनों को, एक हमारे साथ इंडिया टुडे में रहे हैं, बहुत बड़ा नाम रहा है। मोदी जी को पिछले 1980 के दशक से जानते हैं, भारतीय राजनीति पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो उनका ये कहना कि 3 बिंदु है कि सत्ता, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग न किया, तो क्या चूंकि मोदी की ब्रांड इतना मजबूत है कि उस ब्रांड मजबूती की वजह से भी जनता ने इनको 240 सीटें दे दी है। उन्होंने एक बात और कही, मैंने कहा क्या सर मोदी, क्या देखिए अभी तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हाँ, अगर हरियाणा में भी चुनाव नतीजे एकदम फेवरेबल नहीं आएंगे, भाजपा बुरी तरह से हारती है, क्या भाजपा मान लीजिए कांग्रेस 50 के आसपास सिमट जाती है और भाजपा 35 के आसपास, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो 10 साल आप वहां सरकार चलाएं, 10 साल बाद आप एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। लेकिन अगर कांग्रेस 65 पार कर जाती है, 70 पार कर जाती है और भाजपा 15-20 में सिमट जाती है, तब तो बड़ा परिवर्तन संभव है। देखिए राज कपूर जी, क्यों कह रहा हूं मोदी युग का समापन, मतलब अब संकेत मिलने साफ हो गए। मैं तो एक बड़ी बात कह रहा हूं कि 8 तारीख को मोदी जी झोला उठाने के लिए विवश न हो जाए। देखिए 8 तारीख पे सबकी निगाहें हैं, नीतीश की भी निगाहें हैं, चिराग पासवान की भी निगाहें, हर आदमी देख रहा है, क्योंकि अक्टूबर में, अगस्त सितंबर में वहां चुनाव है बिहार में, 11 महीने बाद बिहार में चुनाव है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। तो जो परिस्थितियां बन रही है, जिस तरह से परिस्थितियां बन रही, उससे साफ दिख रहा है कि मोदी युग अब समाप्ति की ओर है। पहला झटका लोकसभा चुनाव में मिला, उसके 121 दिन बाद हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर एग्जिट पोल के नतीजे पलट गए और भाजपा 35-40 के करीब पहुंच गई, तब मोदी जी फिर मजबूत भी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली अगर आ गई, कांग्रेस अगर हरियाणा में पूर्व बहुमत के पास नहीं पहुंचती है, तो क्योंकि कांग्रेस ने कोई अलायंस तो बनाया नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे मोदी जी को ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। देखिए हमको दोनों संभावनाओं पे डिस्कशन करना पड़ेगा राज कपूर जी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि सारे एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि भाजपा कम से कम 300 से ऊपर जा रही है और गठबंधन 350 से लेकर 400। पिछली बार याद करिए, यही जो 4-5 राज्यों के चुनाव थे, हर सर्वे में दिखा रहा था, कई सर्वे में दिखा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रही, और छत्तीसगढ़ में तो हर आदमी ने भूपेश बघेल की वापसी की डिक्लेयर कर दिया था। तो अभी 48 घंटे बाकी हैं, लेकिन अगर नतीजे एग्जिट पोल के हिसाब से हुए, तब मान लीजिए कि मोदी युग के खत्म होने की शुरुआत 4 जून से हुई थी। उसमें बड़ा पहला माइलस्टोन होगा कि मोदी तो का ये जो हरियाणा के ये जो नतीजे एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, मैं एग्जिट पोल के बेसिस पे बात कर रहा हूं कि अगर यही नतीजे
आ जाते हैं, नतीजे के दिन यही अगर फिगर आंकड़ा होता है, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हारने का कारण क्या मानते हैं आप? पहला कारण नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे बढ़ाना, पहला नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे बढ़ाना, दूसरा चुनाव मोदी जी के फेस पर लड़ना, और तीसरा एंटी इनकम्बेंसी। इन 3 चीजों में कौन सा चीज लगता है आपको असर कर गया, या तीनों सम्मिलित तौर पे काम कर गई? देखिए, पहली बात तो पहला संकेत ये मिल गया था कि लोकसभा चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में जरूर भाजपा को कम सीटें मिली थी, 47 से 40 पे आई थी। लेकिन जब मई 2019 में चुनाव हुआ था, तो इसी हरियाणा में लगभग 60% से ज्यादा आबादी ने, 60% वोटर ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना था। और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा जीती थी। 2014 में भी 10 में 10 जीती थी। तो जब 5 सीटें जीते हैं, तो आपको समझना चाहिए था ना कि भैया आपका वोटर आपसे नाराज है, आपने उस संकेत को पकड़ा ही नहीं। 3 बड़े मुद्दे हरियाणा में क्या है? किसान आंदोलन, महिला सुरक्षा, अग्निवीर। चलिए, किसान बिल आपने वापस ले लिया, लेकिन एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं दी गई। किसान आंदोलन कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पे जांच हो रही, कब तक जांच पूरी होगी? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जिसकी वजह से जाट बड़े नाराज है, वो जांच मामला कोर्ट में चल रहा है। कब तक फैसला आएगा, क्या आएगा? और जिस तरह से उन मोदी की खास मानने वाली मीडिया ने उन बेटियों का चरित्र हनन करने की कोशिश की, जो बेटियां देश के लिए मेडल लेके आई हैं। तो जाट वैसे नाराज है, बेटियां अलग से नाराज है, युवा नाराज है अग्निवीर से। इन्हों एक चीज जरूर गई अच्छी मानी गई है, और कि पिछले 10 सालों में, ये मैंने कई लोगों के हरियाणा में बात की, ये नहीं, सबने बोला है कि हरियाणा में जितनी भी सरकारी नौकरियां दी गई हैं, उसमें किसी भी नौकरी के लिए घूस नहीं चला है। अच्छा। योग्य लोगों का चयन हुआ है। लेकिन हम्म। आप भी जानते हैं सरकारी नौकरियां हैं कितनी। हम्म। और हरियाणा एक बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है। कोरोना काल में बहुत सी फैक्ट्रियां बंद रही, बहुत सारे कारों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा में है। मारुति के पहले से बिक्री नहीं रही, तो जब बिक्री नहीं रही तो बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हुए हैं। तो कई चीजें हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई। उतना ज्यादा जैसे हम ही लोग हैं, मीडिया में नौकरी करते थे, हम भी खुद इंडिया टुडे में नौकरी करते थे, लाखों का पैकेज था महीने का। हमारे जैसे कई लोग निकाल दिए 2020 में। अभी फिर सुनने में आया कि वहां 100 से ज्यादा कर्मचारी निकाले गए। मतलब मैं मीडिया का एक छोटा सा जिक्र कर रहा हूँ। आप आखिर क्यों 10 में से 5 आया हरियाणा में? जिस हरियाणा की 60% जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2019 में वोट किया, अब वो अपने, देखिए 2024 के चुनाव में परिस्थितियां बड़ी भाजपा के लिए फेवरेबल थी। राम मंदिर, जिसके लिए उन्होंने राम मंदिर आंदोलन से पार्टी खड़ी भी है, और राम मंदिर का काफी एक फ्लोर राम मंदिर का बन गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। उसके बाद भी आप कई जगह पे वोटर घर से निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला? एक तो कोरोना काल में उसकी आमदनी कम हो गई, बच्चों की कईयों की नौकरियां चली गई। और अग्निवीर, मुझे लगा था कि नरेंद्र मोदी जी पहला काम ये करेंगे, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। दूसरा, लेटरल एंट्री वाला जो विज्ञापन निकला था अगस्त में, याद है ना? हम्म। उसमें बवाल हुआ क्योंकि उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, बड़ा बवाल बचा। हम्म। और बड़ी संख्या में दलितों को लगने लग गया है कि भाजपा रहेगी सत्ता में तो हमारे आरक्षण को खतरा, ओबीसी खतरा है। हम्म। लेकिन एक चीज याद रखिए कि नायाब सिंह सैनी को उप मुख्यमंत्री बना के, हम्म। मेरी बहुत लोगों से बात हुई कि नायाब हम्म। सिंह सैनी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाती भारतीय जनता पार्टी, हम्म। तो हरियाणा में 10 में से 10 लोकसभा सीट जीत जाती, हार जाती। 10 में से 10 लोकसभा सीट हार जाती, कांग्रेस जीत जाती 10 में 10। लेकिन ओबीसी समाज का, क्योंकि उन्होंने कहा खट्टर जो है, खट्टर पंजाबी खत्री हैं,
और पंजाबी खत्रियों की हरियाणा में संख्या 2% से भी ज्यादा नहीं है। तो ओबीसी समुदाय के बड़े नेता हैं और कई एक दो पत्रकार हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, जैसे एक नीरज पांडे का जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि मैंने आज ये शो मुझे रिकॉर्ड करना था, उसके बाद 3-4 घंटे मैंने बहुत लोगों से बात की। तो वो ट्वीट कर रहे हैं कि नतीजे जो है एग्जिट पोल के विपरीत भी हो सकते हैं। ये तो हम भी मान रहे हैं कि कुछ भी संभव राजनीति में जब तक नतीजे नहीं आ सकते हैं, लेकिन कई बार एग्जिट पोल सही भी साबित होते हैं। तो मुख्य मुद्दे वही है। आपने 4 जून को चुनाव के नतीजे आए हैं। जिस दिन आपने शपथ ग्रहण किया उस दिन पहली मीटिंग बोल देते कि अग्निवीर योजना फिलहाल बंद कर रहे हैं, इसको नए रूप में लाएंगे 2 साल तक। तो थोड़ा इससे बड़ा फर्क पड़ता है राज कपूर जी। यही सब कारण है। किसानों को एमएसपी नहीं मिली। यही मुद्दे हैं जिन मुद्दे की वजह से वो हारेंगे। चलिए, कुल मिलाकर के ये बात तो स्पष्ट है कि जिस भारतीय जनता पार्टी में हम मोदी युग के खत्म होने की आशंका जता रहे हैं, वो पूरी तरह से 8 तारीख को आने वाले नतीजे पर निर्भर करेगा। और ये नतीजे एग्जिट पोल की तरह ही आते हैं या नहीं आते हैं, इसके लिए तो हमें और आप सबको 8 तारीख का इंतजार कर रहेगा। और 8 तारीख का जब इंतजार होगा खत्म, तो हम फिर आपके सामने आएंगे और इस तरह की चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।